बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौइयत का प्रोग्राम है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक ख़ानदान नहीं बल्कि कई ख़ानदान जिन्होंने मुल्क को बर्बाद किया है, और वो हमेशा मैच फिक्सिंग करके, स्पॉट फिक्सिंग करके अपने स्पॉट फिक्सर ले आते हैं और फील्ड में और मुख्तलिफ जगहों पे उनको ले आते हैं। उन सब का एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो। तो डॉक्टर साहब देखिए, आए थोड़ी सी वॉक भी कर ले हाँ साथ साथ, कैमरा अगर इस तरफ आ जाए। अच्छा देखें, इशू ये है कि और अब आप देखें कि जब वो कहते हैं ना कि बुरी औलाद भी किसी को ना मिले, और बुरी औलाद का मतलब आपकी बायोलॉजिकल औलाद ही नहीं होती, आपके जो पॉलिटिकल असल में तो आप जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं आपके नाम, वो बुरे ना मिले। अब इसकी मिसालें पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस इंटेंसिटी से नहीं है लेकिन पाकिस्तान में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बड़े हो रहे थे तो पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर गांव में भुट्टो साहब का ठीक ठाक वोट बैंक मौजूद था। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इवन उम्मीदवारान को पता था कि इनसे जाके वोट मांगने का कोई फायदा नहीं, इन्होंने हर सूरत वोट भुट्टो साहब को देना। आप देखें कि फिर जरदारी साहब आए और बेनजीर शहीद, उनकी भी कुछ गलत पॉलिसियां, और सोने पे सुहागा फिर जरदारी साहब आए और उन्होंने जो पीपल्स पार्टी के साथ किया, पीपल्स पार्टी का नामो निशान तकरीबन चंद फ्यूडल्स, जो इलेक्टेबल्स कह लें, फ्यूडल्स कह लें, वो जो बड़े जागीरदार हैं, उनके अलावा आप अगर देखें तो पंजाब पूरे में से नेस्तो नाबूद हो गया, क्योंकि इनके पास कोई हुकूमत नहीं थी उस तरह से पंजाब में, और उस तरह के हालात नहीं बने। कुछ पाकिस्तानियों का टॉलरेंस लेवल ज्यादा है, हमारे हिस्ट्री क्योंकि ना नहीं, पता है उसके ना। बाद इन्होंने खुद भी सरेंडर किया ना। उन्होंने खुद ये 18वीं तरमीम में उन्होंने ये तकसीम कर लिया। मिसाके जमहूरियत क्या है? मिसाके जमहूरियत ये थी कि हम एक एक सल्तनत संभालते हैं, सूबाई सल्तनत जिसे कहते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने सिंध संभाला और नून ने पंजाब संभाला, शरीफ खानदान ने, बल्कि नून ने भी, शरीफ खानदान ने, खिलाफ इकट्ठे हैं और हम फौज के खिलाफ इकट्ठे हैं। दोनों का ये मिसाके जमहूरियत था। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अपने फौज ने इन दोनों को संभाल लिया फौज, फिर मिलिट्री लीडरशिप ने इन दोनों को संभाल लिया। और एक और चीज जी, बात मिलिट्री तक चली गई है, तो ये बताएं कि हसीना वारिद ने आर्मी चीफ लगाया, उनका दामाद 23 जून को उनके खानदान का दामाद उनकी कजन के साथ शादी हुई। हाँ जी, तो उन्होंने अपना रिश्तेदार लगाया और उस रिश्तेदार ने भी नहीं बचा सका और वजन नहीं उठा सका। तो उसने देखें, उस रिश्तेदार के साथ जो इनका तय हुआ था ना, हसीना ने एक तो अपना रिश्तेदार आर्मी चीफ लगाया, उसके साथ साथ शेख हसीना ने आर्मी को बहुत नवाजा पिछले सारे टाइम में, क्योंकि वो जो मोदी करने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान में, ये उसका अगला वर्जन था और इसके पीछे मोदी था पूरी तरह से। तो वहां पर उसने एक गुंडा किस्म की अपनी जमात भी बनाई, मुखालफिन को 20,000 लोग अंदर डाल दिए, फांसियां, और बहुत सारे लोग कत्ल भी करवा दिए बाहर अपनी पार्टी के लोगों। तो हर गुंडा बदमाश जो था उसको इसने टिकट दे के अपना MP MNA बनवा लिया, तो इन सारे मेंबर पार्लियामेंट बनवा लिया। इस सारे हालात के अंदर आर्मी ने उसके साथ जो, जब इसने अपना रिश्तेदार लगाया, तो एक जो साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि हम मुंह इस तरफ रखेंगे, अब जो जुल्म भी अपने लोगों के ऊपर कर रही हैं। इसीलिए अगर गौर करें तो पूरा खूनी हफ्ता था पाकिस्तान में। अक्सर लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ये सब कुछ कब बदलेगा, तो उसका जवाब है 440। तो इतने के बंदे जो हैं उनको जान देनी पड़ती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 77 की मूवमेंट जी हमने देखी अपनी आंखों से उस वक्त स्कूल लेवल में। तो 77 की मूवमेंट मार्च में इलेक्शन हुआ था, फरवरी मार्च में, 7 मार्च, ठीक है, और जुलाई तक ये चला। तो ये हमारे भावल नगर छोटा सा शहर है, वहां पे भी रोजाना जुलूस निकलता था, रोजाना 100 लोग होते थे, 200 होते थे, 300 होते थे, 400। फिर वहां पे एक गोली चली और उसमें हमें अच्छी तरह याद है कि हमारी गली का एक नौजवान मैट्रिक एफ का स्टूडेंट था, सलमान, वो शहीद हो गया। उसके बाद कर्फ्यू लगा बहावल नगर जैसे शहर में, उसके बाद आगे लगा, छोटा सा शहर, उसके बाद बहावल नगर में कर्फ्यू लगा और 2 दिन कर्फ्यू रहा। वो एक टर्निंग पॉइंट था और उसके बाद फिर ये मूवमेंट जो है वो पहुंच गई और यहाँ तक के फिर मस्जिदों तक पहुंची और मस्जिदों के सामने, मस्जिदों के बाहर नमाजी जो थे वो नमाज के बाद वो गिरफ्तारियां देते थे। ये यहाँ तक, इसके बगैर तो मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकती। हाँ जी। तो जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं ना कि ये पाकिस्तान में कब होगा, कैसे होगा, तो देखिए अब अगर गौर करें तो जो खालिदा जिया है वो जेल में है,
पार्टी उसकी तोड़ दी। अब छुट गई है। नहीं अभी तो छुटी ना, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब ये सब कुछ हो रहा, जब ये सब कुछ हो रहा था हसीना के खिलाफ, वो जेल में है, पार्टी टूटी हुई है, कोई पीछे नाम लेवा नहीं है। शेख हसीना इतनी कॉन्फिडेंट है, और हम भी बाहर से बैठे यही देख रहे हैं कि उसको कोई टच नहीं कर सकता। हिंदुस्तान पीछे, अमेरिका बहादुर पीछे, अब तो पाकिस्तान भी पीछे था उसके, कई साफिर पीछे थे, पाकिस्तान भी पीछे था उसके, कि मतलब कि उसको सपोर्ट कर रहा था। वो शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे रही है, ये उधर दे रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के अंदर अगर आप गौर करें, स्टूडेंट्स उठ के खड़े होते, मतलब पब्लिक, तो ये अभी भी लोग पूछते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं पीटीआई की लीडरशिप बुरी है अच्छी है। देखिए पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है वो इमरान खान तो हो नहीं सकती, उनमें कमियां कोताहियां हैं, परफॉर्मेंस के भी वो प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये तब्दीली तब नहीं आनी जब पीटीआई की लीडरशिप ने कुछ करना है, तब्दीली तब आनी है जब अवाम ने फैसला करना है कि हमने निकलना है। और लीडर उनका जेल में है, लीडर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब लीडर ने ये नहीं होता कि बाहर निकल के आगे आगे भागना है और आपने पीछे भागना है। खालदा जिया 6.5 साल से खालदा जिया अंदर थी, 2018 से वो बंद थी। हाँ जी। और तकरीबन हसीना वाजिद और उनके साथ जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, वो यही समझ रहे थे कि हम हर चीज़ अचीव कर रहे हैं, और पहले 5 साल किए, फिर अगले 5 साल, फिर अगले 5 साल। इस दफ़ा तो आपने पता है, हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, इलेक्शन तो पाकिस्तान की तरह का ही होता था। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया था 7 फरवरी को कॉलम सोहेल वड़ाई साहब ने कि बांग्लादेश का जो मॉडल है वही यहाँ फैसला हो चुका है। तो वो जो बांग्लादेश का मॉडल था कि जी हसीना वाजिद को सपोर्ट करेगी इस्टेब्लिशमेंट और हम पीछे रहेंगे, आपने जो करना है वो करें, तो वो मॉडल जो है बांग्लादेश वाला, वो 7 महीनों में दफन हो गया खलीज बंगाल में। और अब 1 महीना बाकी है पाकिस्तान में 7 महीने होने में। तो आप क्या ख्याल करते हैं कि अगले महीने में हो जाएगा कुछ? अगले महीने का तो मुझे नहीं पता साबिर, लेकिन होना पाकिस्तान में भी यही है जो बांग्लादेश में हुआ है, और हो सकता है कि पाकिस्तान में ये बांग्लादेश से ज़्यादा खतरनाक हो। होना यही है, कुछ पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है, गुर्बत है बेइंतहा, इकोनॉमिक मॉडल फेल हो गया हुआ है। यही 3 4 5 बड़े ख़ानदान, फिर इनके आगे माली मवाली जो हैं सारे। अब आप देख लें, ये शरीफ जरदारी रजीम जो है, साथ उसके जनरल आसिम साहब हैं। एक बहुत बड़ा जुर्म ये हुआ पाकिस्तान की फ़ौज के साथ कि पाकिस्तान की फ़ौज को इन ख़ानदानों ने कंट्रोल कर लिया। ये पहली दफ़ा हुआ है, लोग इसको भी समझ नहीं पा रहे। अभी फ़ौज की अपनी एक इनफरादियत भी थी। अभी फौज को, मैं इस पे जरा कहूँगा, अभी फौज को खानदानों ने कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स हो। देखें हसीना वाजिद भी यही समझ रही थी, हसीना वाजिद की भी यही गलती थी, यहीं पे, हाँ यहीं में मरी है कि जी हमने कंट्रोल कर, हमने कंट्रोल कर लिया। जर्नल लगाया, और अगर आपको याद हो जूनियर ऑफिसर्स, कैप्टन एंड लेफ्टिनेंट वगैरह, जिसमें उन्होंने वार्न किया था कि हाँ बांग्लादेश की फौज और सिपाही जो है ना, फौजी अफसर जो है, वो अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे। ये 77 में भी हुआ था, पता है? 77 में पाकिस्तान में 77 में हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ये देखते हैं। एक मैं बात वाज़ेह कर दूं, देखें अवाम ने फैसला करना है, अवाम किस दिन निकलती है। हम क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं या आप जर्नलिस्ट हैं, तो हमारा काम पॉलिटिकल बंदे का मूवमेंट करना, आपका काम ट्रुथ रिपोर्ट करना। आपने कोई छुरी लेके बाहर नहीं निकलना या गंडासा, आपने तो आइन कानून के अंदर। अक्सर लोग कहते हैं, ये गिल साहब आप अपने वीलॉग में कहते हैं कि आइन के अंदर रहें। ओ भाई, मैं ये तो नहीं वीलॉग में बैठ के कह सकता कि आइन से बाहर चले जाएं और शिद्दत पसंदी करें, बिल्कुल नहीं, ताकि बाद में जो वहां बैठे हुए हैं वो यहाँ आके मेरे पे नया केस कर दें, ये देखें जी ये यहाँ पर लॉलेसनेस फैलाना चाहते। तो कहने की बात ये तो अवाम ने फैसला करना है कि कब उनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा। उस कौम की हालत नहीं बदलती जो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलती। ये आपको तो पता है कि प्रूवन फैक्ट है पूरी दुनिया में, कुरान मजीद में आयत है। हाँ जी, ये तो प्रूवन फैक्ट है, और आयत भी है क्योंकि आयत सच पर है, और वो दुनिया में बार बार ये सच साबित भी हुई। अब जिस दिन अवाम ने फैसला कर लिया, अभी लोग अपनी जिंदगियां ले रहे हैं, अपनी जिंदगियां खुद खत्म कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि हर दिन 1 या 2 जिंदगियां खत्म हो रही जो रिपोर्ट हो रही है। मेरा ख्याल है कि अपनी जिंदगियां खत्म करने के बजाय उनको स्ट्रगल करनी चाहिए और एक कलेक्टिव एफर्ट करनी चाहिए, बाहर निकलना होगा, उसके लिए कुर्बानी भी देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, जैसे बंगालियों ने। अगर हर शहरी अगर अपने घर के बाहर दरवाजे के सामने खड़ा हो जाए, इतना ही काफी है। बांग्लादेश में ये भी हुआ था, यही हुआ है ना, 90s में हुआ था उनका कि तमाम लोग अपने घरों से बाहर आके खड़े हो गए थे, करोड़ों लोग। पाकिस्तान में इमरान खान ने वो कहा भी था, लेकिन लोग वो कर ना सके। लोग, मेरा ख्याल है कि खौफ एक तो था, लेकिन एक हमारे में खौफ है वही, उसके अलावा एक और बात भी है। अब देखिए, जब ब्रिटिश सरकार यहाँ थी
तो उस वक्त भी जो मुस्लिम लीग बनी उस वक्त, ये नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नहीं, जो मुस्लिम लीग असल मुस्लिम लीग बनी वो ढाका में सारा उसका काम हुआ, ज्यादा लोग वहां पर थे, पूरी मूवमेंट जो है वो ईस्ट पाकिस्तान ने ही चलाई। हमने तो, हमारे तो इधर फ्यूडल से, और इन्होंने आखिर पर चढ़ती हुई बस पर, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि कल को जब हुकूमत आनी है तो मैं अपने आप को, अगर इमरान खान साहब इंशाल्लाह बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो मैं अपने आप को एक दफा फिर अपोजिशन में देखता हूँ। मेरा मुश्किल वक्त फिर शुरू होना है तब, और वो क्यों? क्योंकि मैंने उस टाइम फिर बोलना शुरू करना है फ्यूडल्स के खिलाफ, बड़े बड़े जागीरदारों के खिलाफ, जिन्होंने पीटीआई पर कब्जा करने की कोशिश करनी है, जिन्होंने इक्तदार पर उस टाइम कब्जा करने की कोशिश करनी। तो जो हमारी साइड के थे ना, इन्होंने तो वो पकी पकाई खीर के ऊपर पाकिस्तान जब बनने लगा तो कब्जा किया खानदान, और बाद में फिर दिया नहीं। और पीटीआई ने हैसियत मजमूई मेरे भी पाबंदी लगानी है और डॉक्टर मोइन की भी पाबंदी लगानी है। इमरान खान आपके साथ होगा, लेकिन बाकी जो ये टब्बर होंगे ना, जिन्होंने वो पकी पकाई खीर खानी है, उनके लिए हम पर्सोना नॉन ग्रांटा होंगे और हमारे खिलाफ साजिशें करेंगे। इस वक्त भी हालत ये है कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, पीटीआई के जो लीडर्स वहां बैठे हैं, सिर्फ एक अली मोहम्मद खान साहब ने एक दिन जिक्र किया था कि जर्नलिस्टों के साथ ये हो रहा है, मीडिया के साथ ये हो रहा है। हालांकि ये मुराद सईद किया, हालांकि अपोजिशन का ये एक तयशुदा असूल है कि वो इन चीजों को, मैं आपको, आप ये बात करते, आप सुनिएगा जरा, आप तो अपना गिला करते हैं, और कपड़ा पेट से उठाएं तो नंगा होता है। मेरा भाई कोई 55, 56, 57 दिन तकरीबन गायब रहा, आपको पता है, अगवा रहा, कोई हमसे राब्ता नहीं। चलें, वो तो जो एक है वो करना पड़ना, सबके साथ ही हम, कोई अनोखी कुर्बानी नहीं है मेरी, और भी कुर्बानी दे रहे हैं लोग। इन 57 दिनों में गौहर साहब ने कभी मुझे एक टेक्स्ट मैसेज नहीं किया कि गिल साहब आपके साथ खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, कोई आपको लीगल सपोर्ट चाहिए, टूटे मुंह से। उमर अयूब साहब ने कभी मुझे एक जिंदगी में टेक्स्ट मैसेज नहीं, हालांकि मेरी दोस्ती है उनसे, और जब मैं चीफ ऑफ स्टाफ था, हेल्म ऑफ अफेयर पे था, तो ये वो तमाम दोस्त थे जिनको मैं बड़ा एहतराम देता था, और जिनको मैं, कोई स्टेटमेंट दी लोगों ने? स्टेटमेंट तो असेंबली के अंदर, क्योंकि वो मजबूरी है, क्या करें, स्टेटमेंट नहीं देंगे तो पब्लिक उनके खिलाफ स्टेटमेंट देगी, तो दोस्तों ने स्टेटमेंट कुछ ने दी, वो लिपटी लिपटाई। लेकिन मैं जिस लेवल पे इन दोस्तों के साथ सीनियर लेवल पे काम किया, मेरा कोई पानी का रौला तो नहीं है ना, क्योंकि 5 मरले जमीन का मेरा रौला है किसी के साथ, कि मैं या मेरा खानदान, किसी ने नहीं। तो पिछले दिनों मैंने कोर कमेटी में कहा कि यार, तो मैंने कहा यार, गांव में ना जो थोड़े मेरी तरह के मस्कीन लोग होते हैं ना, उनमें से एक आध बंदे को ना फातिहा पढ़ने के लिए रखा होता है कि यार तुम कुछ नहीं, और सारे लोगों के हाँ कोई गमी खुशी बीमारी तुमने जाना है। तो मैंने कहा, गौर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जनाब आप चलें, और तो कोई काम नहीं मेरे लिए या पार्टी के लिए उस तरह से, आप या मैं भी नहीं कर सका इमरान खान के लिए, सिर्फ गौर साहब की क्या बात, हम सारे ही नहीं कर सके। चलें, इमरान खान को हम सब ने ही, वो तो मायूस नहीं होंगे, लेकिन हम वो परफॉर्म नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था इमरान। तो मैंने कहा आप कम अज कम लोगों के साथ राब्ता ही कर लें, उससे कोई ग्लूकोज का टीका नहीं लग जाना, लेकिन पता लगता है कि यार लोग एक दूसरे का एहसास। तो आप अपनी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, नहीं सुने, मैं पाकिस्तान के अंदर की बात बता रहा हूँ। तुम शहरे मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है डॉक्टर साहब, लेकिन बतौर अपोजिशन जमात अभी तक मुझे नहीं समझ आई कि हमारी जो इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो अपोजिशन किस चीज की है कि वो इस बारे में बात, कोई तहरीक इल्तवा, कोई इस तरह का, अगर ये काम हुआ होता मुस्लिम लीग नवाज के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, और वो अपोजिशन में होते, तो उन्होंने वो उद्यम मचाना था, और उन्होंने कहना था कि ये एक अजाब आ गया है और ये सब कुछ तबाह हो गया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कब ख्याल करेंगे कि वो अपोजिशन में हैं और उन्होंने सॉल्व भी करना है? बताएं जी डॉक्टर, मैं तो जवाब देता ही हूँ, लेकिन आप बताएं। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो बहुत कमज़ोर भी है और कॉम्प्रोमाइज़ भी है। शायद हालात भी इनके बड़े अजीब व गरीब हैं, और 9 मई का जो वाक़या क्रिएट किया पाकिस्तान के जनरल साहिबान ने और शरीफ खानदान ने मिलकर, उसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, डर गए। शायद किसी और सियासी जमात के साथ इस तरह से हुआ भी नहीं 9 मई के बाद, वो हुआ भी नहीं इस पूरी जनरेशन के साथ पाकिस्तान में। 1977 के बाद पाकिस्तानी किसी जनरेशन, 77 में भी ये नहीं हुआ था। मैं आपको बताऊं, 77 में भी ज़ियाउल हक साहब ने ये काम नहीं किया था। उन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों को उठाया जरूर, लेकिन किसी का घर ये नहीं है, कम लोगों को उठाया। हाँ, कम। उसमें देखें कि पाकिस्तानी अखबारात और मीडिया के खुद इवन पीटीआई की टीम, किसी ने आज तक कोई एक लिस्ट इशू नहीं की। हर दफ़ा पीएमएलएन के लोग ख्वाजा आसिफ साहब या शहबाज शरीफ खड़े होकर कह देते हैं
کہ جی ہمارے لوگوں کو اٹھایا تھا تو رانا ثناء اللہ صاحب زمین پہ سوتے رہے. کوئی حساب تو کرے کہ پورے لوگوں کو 2017-18 سے لے کے آج تک اٹھایا کتنا تھا. میرے تو خیال ہے کہ 2 درجن بھی لوگ ایسے نہیں ہیں پی ایم ایل این کے. نہیں ہے آپ اس میں مریم نواز کچھ عرصہ سر. رہی. ایک اٹھایا جانا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کرتے ہیں. یہ جو اٹھایا جانا ہے نا, یہ صرف اس وقت ہو رہا ہے. جرنلسٹوں کو اٹھا لیا گیا, صحافیوں کو, پولیٹیشنز کو, ان کے رشتہ داروں کو. کس دور میں ہوا ہے جی؟ جاتی عمرہ میں کون, کہہ رہا ہوں کہ 10 سے 15 کس ہزار لوگوں ایم کو این اے, کس وزیر کے گھر ریحانہ امتیاز ڈار والا سلوک ہوا ہے؟ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, عالیہ حمزہ والا ہوا ہے, یہ آپ کے صداقت عباسی والا ہوا ہے, علی نواز امان والا علی ہوا نواز ہے. امان کے ساتھ ٹھیک ہے بہت نا, برا. یہ کس کے ساتھ ہوا؟ پاکستان کی, میں تو کہتا ہوں خیر مطلب کہ اب جب ہمارے یہاں جو نیریٹو ہے اس کو بنایا انگریزی اخبارات نے, ڈان ٹریبیون نے, خاص کر کے ڈان سے مجھے بڑا شکوہ ہے کہ وہ پاکستان کا ایک ریسپیکٹیبل اخبار تھا. یہ لوگ اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ جو کچھ گزشتہ 2.25 برس میں ہوا ہے, اور خاص کر کے پچھلے 1 برس میں جو ہوا ہے 9 مئی کے بعد, ایز اف کہ پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے. میں ایز اے کین اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, میرا تو یہ خیال ہے کہ پاکستان میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا. یہ دنیا میں بڑے کم حصوں میں, لاطینی امریکہ میں شاید اس قسم کی چیزیں ہوئی ہوں, اتنے بڑے پیمانے پہ چلی کے اندر یا کسی اور جگہ پہ. یہ اس طرح کی چیزیں جو کی ہیں انہوں نے, شریف خاندان نے اور عاصم منیر نے مل کے, ایسی چیزیں نہیں ہوئی پاکستان میں پہلے, جس کی وجہ سے اب پاکستان کے معاشرے میں بڑا خوف بھی ہے اور جبر بھی ہے. جس دن چھناکے سے یہ ٹوٹا, کیونکہ حسینہ نے بھی تو دیکھا نا کہ 15 برس تک اس نے ابیوز کیا بنگالی لوگوں کو. 2009 میں جب اس نے انٹرنیشنل کمیشن بنایا ہیومن رائٹس والا, وار کرائمز کا, اس کے بعد سے جو پھانسیاں دیں جماعت اسلامی کے لوگوں کو, 90 سال 90 سال بزرگوں کو پھانسیاں دیں, ان کے بچوں کو اٹھا لیا, لوگوں کو گم کر دیا, ہزاروں لوگوں کو جیل میں ڈالا. وہ تمام چیزوں کا اینڈ رزلٹ آپ نے ابھی دیکھا ہے 5 اگست 2024 کو. اسی طرح سے پاکستان میں جس قسم کا جبر کیا گیا ہے, اس کا اینڈ رزلٹ ہونا ہے. اب یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید نہیں بچیں گے, نہیں, بڑا خوفناک اس کا اینڈ رزلٹ ہونا ہے ان کو اور ان کے خاندانوں کے ساتھ. یہ 9 مئی کا یہ جو بیانیہ بناتے ہیں, یہ کیوں نہیں بتاتے کہ 9 مئی کے بارے میں آ کے 14 تاریخ کو سپریم کورٹ نے, ٹائم پورا ہو رہا تھا 14 مئی کا, اور 90 دن پورے الیکشن کے 90 دن پورے ہو رہے تھے, فیصلے پر عمل درآمد ختم. 14 مئی کو سپریم کورٹ نے اگلی کاروائی شروع کرنی تھی. بالکل صحیح, کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کی, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. جب یہ 9 مئی ہو گیا نا, تو میں ان چند لوگوں میں ہوں, اعتزاز احسن ان لوگوں میں ہے, اور لوگوں میں 48 گھنٹے کے اندر میں نے جب اس کا انالیسس کیا تو مجھے صاف نظر آنے لگا کہ 9 مئی بنیادی طور پر ایک اسکرپٹڈ چیز تھی, جس کے 2-3 مقاصد تھے. ایک تو یہ تھا کہ افواج پاکستان کے اندر جو مختلف آفیسرز تھے, کورٹ کمانڈرز تھے, جو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی ہم یہ نہیں کرنا چاہتے, ان کو دبا دیا گیا. آوازیں 100 سے زیادہ افسران جو ہیں ان کو ہٹا دیا گیا, سائڈ پہ کر دیا گیا. لاہور کے کورٹ کمانڈر وغیرہ کو ان کی اگزامپل سیٹ کر دی گئی, الٹا لوگوں پہ ڈال دیا کہ لوگوں نے ان پہ حملہ کیا. سبسیکوئنٹلی منگلا کے کورٹ کمانڈر کے ساتھ بھی یہ ہوا. لیکن ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر الیکشن نہیں ہوں گے اور سپریم کورٹ کہے گی تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے, اور لوگوں کا حق ہوگا کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور پھر زیادہ سختی کرنی پڑے گی. میں ایک اور ٹائم لائن میں اس میں اضافہ کرتا ہوں. 9 مئی پری ایمپٹیو اسٹرائک تھی. میں بتاتا ہوں, 9 مئی سے پہلے عمران خان 5 شہروں میں جلسوں کا اعلان کر چکے تھے, اور انہوں نے جو فائنل جلسہ کرنا تھا وہ اسلام آباد میں کرنا تھا. وہ 14 کو کرنا تھا یا 13 کو کرنا تھا, وہ اس دن کو کرنا تھا. تو اس کے بعد ان کا یہ خوف تھا کہ اگر پبلک آ گئی, اور ڈیفینیٹلی آنی تھی, اور سپورٹ مل گئی سپریم کورٹ کو, پبلک سپورٹ, تو یہ پھر آگے بڑھیں گے. تو 9 مئی پری ایمپٹیو اسٹرائک تھی نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں شروع سے. اب تو خیر پاکستان میں میرے خیال ہے میجورٹی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے. شروع میں لوگ خوف پہ مبتلا ہو گئے, انہوں نے اس کو یہ ٹرن کر دیا کہ لوگوں نے فوج کے اوپر حملہ کر دیا, یہ انہوں نے کہانی میں. لیکن دیکھیں صابر صاحب, اس کا خطرہ یہ ہے کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا والی کہانی ہے. وہ جو اصل چیز تھی نا کہ خدا نہ خواستہ کبھی واقعی لوگوں میں اور فوج میں کوئی ٹکراؤ ہوتا, تو اس میں ایک روب ہونا چاہیے تھا پبلک کے اوپر, کبھی آپ نے فوج کے اوپر پتھر نہیں مارنا جا کے. انہوں نے جان بوجھ کے یہ ڈرامہ کھڑا کر کے جو پاکستان کی قومی سلامتی کا تمام تر تصور تھا اس کو انہوں نے کیش کر لیا ہے اپنی ذاتی سیاسی مقاصد ہے. آج اب قومی سلامتی کا تمام تر چیز تو ختم ہو گئی ہے.
اب تو یہ اس میں جتنا جوس نکالنا آپ کو تھا پتہ ہے- نکال چکے ہیں. ہم اتنے سینسیٹیو ٹاپکس کے اوپر جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے گاؤں میں کہتے ہیں کہ 2 چیزوں کو کبھی ٹچ نہ کرو غریب آدمی کی. آپ اگر ان 2 چیزوں کو ٹچ کرو گے تو وہ ہمارے جو صوفیہ کرام تھے نا وہ کہتے تھے مذہب سے بھی پہلے روٹی آتی ہے. پیٹ پہلے لگا ہوا ہے. صوفیہ کرام یہ کہتے تھے کہ پہلے میں نے یاد بھول گیا وہ کہتے ٹوک روٹی ٹوک ہاں تے اگر ٹوک مک جائے تو سب کچھ مک جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ابھی کل ہی ڈی جی ایس پی آر صاحب کل کہہ رہا ہوں 2-3 دن پہلے جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ 8 لاکھ بنجر زمین کو ہم نے زرخیز کرنا ہے. اب یہ ہماری فوج کا کام تو نہیں ہے اور ہمیں تو فخر ہے جو ہماری فوج کا کام ہے اور ہم اس میں ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج ہمارا دفاع کرے اور اس میں ہماری بھی جان ضرورت. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 1 ارب روپیہ ہم نے ٹیکس دیا. ہاں جی تو 1 ارب روپیہ کتنے 100 ارب 100 ارب 100 ارب ٹیکس. 100 ارب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کمایا ہے تو دیا ہے. تو پہلے آپ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یو آر انٹو بزنس. وائی یو آر انٹو بزنس؟ یہ آپ کا ایڈمیشن ہے. دنیا میں کون سی فوج ہے یہ کہتی ہے کہ ہم نے اتنے ٹیکس دیا ہے. تو یو آر ایڈمٹنگ کہ یو آر انٹو بزنس. یہ تو ہمیں کوئی نیسلے بتائے, لیور بردر بتائے, کو پاکستان کی 17 ٹیکسٹائل بتائے, کو اور بتا رہا ہے اگر 10% بھی ہو تو اس کا مطلب ہے 1000 ارب روپیہ کمایا ہوگا. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو ہمیں تو جب آپ کا بزنس آرگنائزیشن جب آپ کا بزنس کے ساتھ انٹرسٹ اتنا زیادہ تھک ہو جائے گا تو پھر آپ بہت ساری اخلاقیات کو اوور لک کرتے ہیں. دوسری بات جب آپ ڈی جی ایس پی آر کی تو پہلے دن سے میں بھی معید بھی آپ بھی تجزیہ انہیں اپنے ایڈوائزرز بدلنے کی ضرورت ہے. مثلا یہ جو کانٹینٹ ہے ان کا سارے کا سارا انہوں نے پہلی بات کہی کہ ہمیں حکومت نے مینڈیٹ دیا اور اس مینڈیٹ کے تحت فوج کام کرتی ہے. بھائی پوری قوم کو پتا ہے کہ حکومت کے پاس اپنے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اگر اپنے پاس نہیں ہے تو آگے انہوں نے آپ کو کیا مینڈیٹ دینا ہے؟ تو وہ 17 سیٹوں کے اوپر تو خود بیٹھے ہیں. مطلب آپ نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, انہوں نے واپس آپ کو دے دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے اب آپ کی جیب سے پیسے نکالنے تو پہلے اپنی میں سے نکالوں, آپ کی ڈالوں, پھر آپ کے ساتھ آپ کے بھی نکالوں اور پھر لندن ایگریمنٹ یہی ہے. دوسری بات بیانیہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں سارے کا سارا ان کی پریس کانفرنس کا بیانیہ دیکھیں تو کوئی ایڈوائزر بھائی 100 ارب والی بات, بنجر زمین والی بات, ایف بی آر کی شاداب جادوگر کا کیا تھا کہ ساری کی ساری اس کی کہانی جادو پر بنائی ہوئی تھی. یہ کہانی ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن بھی آپ پولیس نے کرنی ہے, بل جو ہے وہ اپنا فوج نے کرنی ہے, بل جو ہے آپ کے بجلی کے وہ بھی انہوں نے کئی جگہوں پہ ریسیو کرنے. آپ تو فوج کو خود مشکل چیزوں میں ڈال رہے ہیں. 2 راستے ہیں. میں ذرا تھوڑا سا ایک قدم پیچھے کہ یا تو وہ نیوٹرل ہو جائیں, پھر لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ کمپرومائز ہیں, آپ ایک قدم پیچھے ہو جاتے ہیں آگے ہو جائیں. آپ عاصم منیر صاحب کے اوپر کوئی فتوا لگا دیں آگے ہو کے کھیل. مطلب نہیں یہ میں جان کے انہیں چھیڑ رہا ہوں کہ یہاں پر جرنلسٹ ہوتا ہے نا, ہر جرنلسٹ کا ایک اوپینین ہوتا ہے, جرنلسٹ کا ایک انداز ہوتا ہے. میں کہتا ہوں صابر صاحب کا انداز اور ہے. میں کہتا ہوں میں اور بات کر رہا ہوں, آپ کی اسٹیٹمنٹ نہیں وہ میں مذاق انہیں کر رہا تھا. اب انہوں نے کہا میں ایک قدم پیچھے جاتا ہوں, تو میں نے کہا کئی لوگوں نے آپ کے تبصرے شروع کر دینے ہیں کہ آپ کمپرومائز ہیں, پیچھے ہو کے تجزیہ کر